नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमने जो पीछे की क्लास किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे हम लोगों ने बात कर लिया है पिछले क्लास में कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, संघवाद की विशेषताएं, और हमने ये भी देखा था कि भारतीय जो संघ है, भारत जो संघ है, इसका संघीय विशेषता क्या है, संघीय लक्षण क्या है। और हमने ये भी बात कर लिया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर्स क्या है इसका। और मैं आपको शुरू में ही ये बताया था कि जब हम कुछ फीचर्स पढ़ लेंगे कि फेडरल फीचर्स क्या है और यूनिटरी फीचर्स क्या है, जब ये हम पढ़ लेंगे फिर हम लाएंगे कि विभिन्न जो थिंकर हैं, विभिन्न जो विद्वान हैं, वो भारतीय यूनियन को या फेडरल सिस्टम को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से उन्होंने संबोधित किया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से सामान्यतः एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, तो मैंने बहुत डिटेल कंप्लीट कर लिया है। इसको आपको मैं लिखवा भी दूंगा, इसको अच्छे से आपको नोट्स करना है। और 12 लोगों का हमने आपको कोट मैं देने वाला हूं कि बार्गेनिंग फेडरेशन किसने बोला है, एमिकेबल फेडरेशन किसने बोला है, कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने बोला है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वासी फेडरल किसने बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तो यहीं से आती है कि क्वासी फेडरल किसने बोल दिया है, तो केसी वियर, अब ये सब कोई जान गया है। अब हमको थोड़ा और डीप जाना होगा, विभिन्न प्रकार की किताबों से ढूंढ के निकालना होगा। तो मैंने कई किताबें अपने इस वीडियो को बनाने के लिए सोर्स हमने कंप्लीट किया है। ये देखिए, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा, 7वां संस्करण बुक है, यूजीसी नेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। इसमें इन्होंने पेज नंबर 619 में फेडरलिज्म के बारे में बताया है। ये तो यूजीसी के लिए आता है और आपको पता है सीयूटी पीजी क्या ही है, या किसी भी एग्जाम का एक जगह पे अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो काम हो जाता है। ये क्वासी फेडरल ऐसा नहीं कि केवल यूजीसी नेट में या सीयूटी पीजी में आता है, ये एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप टेस्ट मारते होंगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना। अगर एज अ पॉलिटिकल साइंस जिसमें आईजीपी आता है, फेडरलिज्म होता ही होता है और आपको ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो इस बुक को भी मैंने आधार बनाया है और लाइब्रेरी और बुक्स को भी मैंने आधार बनाया है। अपने स्टडी के दौरान इस बुक्स में मैंने गलती पाया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। मेरे पास जो बुक है 7वां संस्करण है और ये 2022 में मैंने लिया था। तो पुनः मुद्रण जो है, पुनः मुद्रण 2022 है। तो इसमें शुरू में ही इन्होंने जो इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। एकदम सही बात है। आज हम लोग लिखेंगे भी इसको कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन बोलता है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला। लेकिन दूसरे नंबर पे पॉल एपल्वी ने भारतीय संघ को केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ वाला संघ कहा है। ये पॉल एपल्वी ने नहीं बोला था, आइवर जेनिंग्स ने बोला था। और आइवर जेनिंग्स में इन्होंने लिख दिया है अत्यंत संघीय, तो पॉल एपल्वी ने बोला था अत्यंत संघीय। मतलब आइवर जेनिंग्स और पॉल एपल्वी का जो है वो दोनों एक दूसरे से बदल गया है ना। तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा अगर आप इस बुक को फॉलो करते होंगे तो। बाकी आगे अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग को यह देखना है कि विभिन्न विद्वानों ने भारतीय संघीय व्यवस्था को क्या कहा है। तो आज की चर्चा हमारा यही रहेगा। तो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आपको एक स्टोरी बताते हैं थोड़ा सा, तब जाके आप ज्यादा कनेक्ट कर पाइएगा। देखिए, अब अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखना शुरू करें कि कोऑपरेटिव फेडरेशन ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोल दिया है, एमिकेबल फेडरेशन या एमिकेबल यूनियन ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोल दिया है, केसी वियर ने क्वासी फेडरल बोल दिया, तो ये तो रटने वाली बात हो गई। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर आप जब रटने की कोशिश ना करें, क्लास थ्रूली जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और समझने के बाद थोड़ा सा आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमको कारण भी पता चल जाएगा और थोड़ा सा बोलने में, क्लास के एक्टिविटी में वो चीजें फिर याद हो जाती है ना। तो इसी को हमको करना है कि अगर हम देखें भारतीय शासन व्यवस्था को, आप शुरू से जब देखेंगे, जब हमारा देश आजाद हो गया है 1947 में, और 1947 के बाद आज जो समय चल रहा है 2025 आ गया है। और अभी अगर डायरेक्ट डेट देखें तो 5 फरवरी डेट हो गया है, 5 फरवरी 2025।
तो यहां से यहां तक जब हम आते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हमें इसके डायनेमिक्स पे ध्यान देना है। गत्यात्मक, देखिए कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर तो होता नहीं, स्टैटिक थोड़ी होता है, हर चीजों में बदलाव होता है। यूएस जो फेडरेशन है, यूएसए का जो फेडरेशन है, उसमें भी गत्यात्मकता देखी जाती है, यानी डायनेमिक्स होते हैं चीज है। आपने आइडियोलॉजी भी पढ़ा होगा, तो नेचर में आइडियोलॉजी भी डायनेमिक होता है। कोई भी देश का जो शासन व्यवस्था होता है वो भी डायनेमिक होता है, गत्यात्मक होता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। अब भारतीय संविधान के बारे में सोचिए कि भारत का संविधान विकासशील है, मतलब ये विकास कर रहा है, विकास की अवस्था में है। क्या वो एकदम स्टैटिक बना दिया गया है कि इसमें तो कोई परिवर्तन ना होगा? तो ऐसा नहीं है, हम बार बार उसमें संशोधन करके समय के आवश्यकताओं के अनुसार उसमें हम बदलाव लाते हैं। तो क्या है, गत्यात्मक है, वो विकास कर रहा है। तो इसी तरह से जब कोई भी देश की शासन व्यवस्था को अगर आप ध्यान देंगे तो अलग अलग समय में जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई है, परिस्थितियों के अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था भी बदलते जाता है। और यदि वो संघीय शासन व्यवस्था है तो संघ का जो स्वरूप है, नेचर है, वो भी थोड़ा थोड़ा बदलते जाता है। तो इसी आधार पे ये डिसाइड किया जाता है और अलग अलग थिंकर अलग अलग समय में उस फेडरेशन के लिए, उस यूनियन के लिए, उस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अलग अलग बातें कह देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही डेट पे फलना फलना लोगों ने अलग अलग बोल देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग समय में बोला जाता है। क्वासी फेडरल अगर केसी बियर बोला है तो वो पहले बोला है। उसके अगर मोरिस जोन्स को देखें तो उसने कहा कि बार्गेनिंग फेडरेशन है, तो वो जब हमारे देश में गठबंधन की सरकार थी उस समय की बात कर रहा है, उस समय परिस्थितियों को देख करके। तो जैसे जैसे समय बदलता है ना, परिस्थितियां बदलती है, तो उसी के अनुसार अलग अलग थिंकर स्टडी करते जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हाँ अभी तो ऐसा लग रहा है ना। तो जैसे विचार कीजिए, अगर आप देखें तो 1947 में देश आजाद हो गया है, आम चुनाव 1952 में हो गया भारत में पहली बार, है ना, ये जनरल इलेक्शन हो गया है, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए हैं 1967 तक, है ना। 1967 तक केंद्र में कौन है, केंद्र में है कांग्रेस। और कांग्रेस को अगर क्षेत्रीय लेवल पर भी देखें तो यहां से यहां तक केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो आपको मैंने एक और बात यहां दिखाया था, हालांकि ये हमारे इस टॉपिक का रिलेटेड टॉपिक नहीं है, पर यहां पे हमने बोला था यहां से यहां तक का जो समय अंतराल है, आईआर में हमने आपको याद दिलाया था कि इसको बोलते जो रजनी कोठारी है उसने कहा कांग्रेस सिस्टम, है ना। मोरिस जोन्स ने कहा वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये जो दलीय प्रणाली है उसके आधार पर यह डिसाइड हुआ, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस है और कांग्रेस राज्यों में भी है, सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस है, तो रजनी कोठारी इसको बोलता है कांग्रेस सिस्टम। बस यहां से यहां समय अंतराल को बोला है। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें फेडरलिज्म में, अगर हम देखें कि यहां से यहां तक अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगी नहीं, सहकारी संघवाद। ये जो समय अंतराल है, यहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ये कौन बोलता है, ग्रेनविल ऑस्टिन बोला है, इसी समय अंतराल को बोला है। यानी यहां पे उसको क्या दिखा, यहां ग्रेनुल ऑस्टिन को ये दिख रहा है, ग्रेनुल ऑस्टिन ने बड़ा अच्छा काम किया, उनके बुक्स भी और ये सब चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा। ग्रेनुल ऑस्टिन ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें कि उसने ये कहा था कि भारत की जो संविधान सभा थी उसने परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगह से जो भी चीजें उन्होंने इकट्ठा किया, जो भी जानकारियां थी, अपने परिस्थितियों के अनुसार उसको मॉडिफाई करते हुए, समायोजन का सिद्धांत अपनाते हुए बनाया है संविधान को, है ना। और ये जो शासन जो चली है वहां पे फेडरलिज्म अगर देखा जाए तो सेंटर की जो सरकार है, नेहरू की जो सरकार है, और राज्यों में विभिन्न कांग्रेस की जो सरकार है, उन कांग्रेस की सरकार जो राज्यों में है और सेंटर में जो नेहरू जी हैं, इन लोगों के बीच ऐसा नहीं कि बहुत कंपटीशन, एक कंपटीशन नहीं था, सहयोग वो लोग एक दूसरे को कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये सहयोग कर रहे हैं किसी प्रेशर में,
है ना। और उनके पास ये नहीं कि विपत्ति आ गया है इसलिए सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इच्छा से कर रहे हैं। और उस समय देश के लिए जरूरत भी था एक दूसरे को सहयोग करना। तो नेहरू सेंटर में है, बाकी कांग्रेस पार्टी के राज्यों में भी कांग्रेस ही जीती है, तो ये वहां के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, ये लोग अच्छा से कोऑर्डिनेट करके देश को चला रहे हैं, है ना। तो इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद कहा है ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने। लेकिन कुछ विचारक इसी को क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है। सेंट्रलाइज कैसे भाई? क्योंकि नेहरू इतना बड़ा कद के हैं, इतना फेमस हैं कि जो क्षेत्रीय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कुछ प्रश्न ही नहीं पूछते। और उसी में नेहरू ने तो प्लानिंग कमीशन बना दिया था, योजना आयोग, और वो डिसाइड करती थी कि किस राज्य में कौन सा प्लान लागू होगा, कैसे चलाया जाएगा, फंड देती थी, है ना। तो राज्य तो बड़ा छोटे थे, वो तो जैसे आता था उसको आप लागू करते थे। तो ये कोऑपरेटिव नहीं है, तो सेंट्रलाइज है। तो अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। तो यही सारी बातें आज हमारी क्लास में आज हमको यहाँ पे जानना है। तो आपको ध्यान देते हुए इसको रखना है कि आप क्या क्या रखेंगे याद। अभी जो मैं आपको 12 लोगों का लिखवाऊंगा, ये आपको 12 के 12 कंप्लीट तौर पे ध्यान रखना है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है शुरू करते हैं, फेडरलिज्म इन इंडिया, ये तो टॉपिक है, ये हमारा महा टॉपिक है ना। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं, वो फीचर्स पढ़ते हैं, फेडरल, यूनिटरी, उसके बाद विद्वानों ने क्या कहा है ना। उसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं कि राज्य और जो सेंटर है उसका रिलेशन क्या है, उसमें विधायी संबंध पढ़ते हैं, प्रशासनिक संबंध पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये सारा संबंध भी इसी में पढ़ना है ना। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है कि भारतीय संघीय व्यवस्था, इंडियन फेडरल सिस्टम पर विद्वानों का विचार, ये है टॉपिक, है ना। आज का टॉपिक यही है कि भारतीय संघीय व्यवस्था पर जो विभिन्न विद्वान हैं उनका क्या विचार है, वो क्या क्या बोल रहे हैं। तो पहला ही हम एक ये लेंगे, पहला ही इंसान को लेके आ जाएंगे, केसी वहियर। केसी वहियर, तो आप इसको हिंदी में भी लिख लें, केसी वहियर। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि अर्ध संघ है, अर्ध संघ यानी क्वासी, QUASI, क्वासी फेडरल। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि हु डिस्क्राइब्ड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल किसने कहा है, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को क्वासी फेडरल के रूप में बताया है। तो इसका आंसर होगा केसी वहियर। आता है, खूब आता है, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो IGP से हो और उसमें फेडरलिज्म से रिलेटेड हो, तो घूम फिर के 2-4 साल के बाद वो आते रहता है ना। तो इसको देखिएगा, है ना। तो केसी वहियर ने क्या बोला, अर्ध संघ, क्वासी फेडरल। ये अर्ध संघ क्या होता है, तो क्वासी फेडरल कहने का ये मतलब है, ये क्वासी फेडरल जो केसी वहियर के नजर में भारत है, ये भी ध्यान दीजिए, भारत है और कनाडा है। ये केवल भारत को ही क्वासी फेडरल नहीं बोला है, कनाडा के जो संघीय व्यवस्था है उसको भी क्वासी फेडरल बोला है। याद कीजिए, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, और अगर सोर्स के रूप में अगर हम बात करें तो किस देश से लिया गया है ना। तो आपको ध्यान होगा कि कनाडा हमने चर्चा किया था। तो भारत और कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वो एक जैसी है, और एक जैसी कैसी है कि ऊपर है सेंटर जो कि पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर, है ना, यूनियन। और नीचे की जो सरकार है, है ना, नीचे की जो सरकार है वे वीक है या कमजोर है। स्टेट्स क्या है, वीक है। तो फेडरलिज्म तो है, संघ तो बना हुआ है, लेकिन यहां हो क्या रहा है कि ऊपर जो है
मजबूत है और नीचे वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा पावर मिला हुआ है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि ये फेडरल है? तो ये पूर्ण फेडरल नहीं है, ये कंप्लीट फेडरल नहीं है, ये फेडरल सिस्टम तो नहीं लग रहा है, ये आधा आधा लग रहा है सर, आधा आधा लग रहा है, आधा आधा लग रहा है तो क्वासी फेडरल है ना। तो इसी को केसी बीयर ने कह दिया कि क्वासी फेडरल। तो केसी बीयर के नजर में कंप्लीट फेडरेशन कौन है ना, पूर्ण संघ कौन है भाई? तो वो कहता है कि यूएसए, वो कहता है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो देश है वो क्या है, स्विट्जरलैंड को भी लेता है, ये सब जो देश है कंप्लीट फेडरेशन है। और इसमें क्या है कि जो सेंटर है उसके पास कम पावर है, सेंटर के पास कम पावर है, और जो नीचे जो संघ बनाए गए हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति है ना। शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है। आपको ध्यान होगा कि यूएसए के जो राज्य है अभी वर्तमान में तो 50 है, कनाडा को बोल रहे हैं शामिल हो जाओ ट्रम्प साहब, है ना। तो ये जो 50 राज्य है वर्तमान समय में, 2025 की अभी बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा शक्तियां राज्य के पास है, और राज्य जो हैं उनके खुद को संविधान बनाने का अधिकार, उनका खुद का संविधान है राज्यों के पास, उनका अपना बहुत सारा चीजें हैं, और सेंटर से उनको ज्यादा नहीं रहता। तो अब देखिए जब बना था जिस समय, तो उस समय तो यही था कि जो यूएस फेडरेशन है उसको विदेश मामला देखना है, मुद्रा का संचालन वगैरह ये सब रहता है, और सिक्योरिटी वगैरह देखना है, युद्ध वगैरह जो भी मामला वो सब देखना है, बाकी सारा शक्तियां। और उस समय जब यूएस फेडरेशन बना था तो क्या किया गया था कि 3 बातें लिख दी गई थी कि ये जो संघ है उसको काम करना है, बाकी सब हमारे पास रहेगा। तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है, अवशिष्ट शक्तियां, वो सब राज्यों के पास था, है ना। तो इसलिए ये स्ट्रांग था। और गत्यात्मक इसमें भी है, ये धीरे धीरे, पहले तो इसको राज्यों को यह अधिकार था कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, जब मन करे तो हम हट सकते हैं, क्योंकि हमने मिलके ये कमिंग टुगेदर करके हमने बनाया है, कमिंग टुगेदर हमने करके बनाया है, हम सब मिल के संघ बनाए हैं, तो हमको आजादी है कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं। हालांकि अब ये आजादी नहीं है, धीरे धीरे वहां भी गत्यात्मक चीजें देखी गई, डायनेमिक होता है हर पॉलिटिकल सिस्टम। तो पहले राज्यों के पास ज्यादा शक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे ये राज्यों की जो शक्तियां हैं वो कम होती गई हैं यूएस में भी, और उसका जो सेंटर है वो मजबूत होता गया है, पर अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि राज्यों से मजबूत हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आर्थिक निर्भरता, जो सेंटर है वो अनुदान के नाम पे, कि पैसा देने के लिए अनुदान के नाम पे अलग अलग समय में और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वो स्ट्रांग हो गया है। अब ये जो राज्य है ना, उनको स्वतंत्र होने का अधिकार अब नहीं है, ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, केसी बीयर के नजर में जो कंप्लीट फेडरेशन है वो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। लेकिन अगर क्वासी फेडरल देखें तो भारत है और कनाडा है। ये किसके नजर में है? केसी बीयर के नजर में है। और केसी बीयर ये कहता है कि भारत का जो संविधान है वो मूलतः एकात्मक है ना। स्टेटमेंट देखिएगा, भारत का जो संविधान है वो मूलतः एकात्मक है, पर गौण रूप में हमें संघीय विशेषताएं भी मिलती है ना। केसी बीयर कहता है कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक संविधान है, जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय विशेषताएं पाई जाती है, ऐसा उसने स्टेटमेंट बोला है। तो आप ये लिख भी सकते हैं, है ना। मैं पुनः दोहरा देता हूं, और गलती ना हो इसलिए मैं देख के ही दोहरा देता हूं, है ना। ये चलो लिख ही देते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बोलने के बाद वो नहीं लिख पाते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, जैसे मैं ऐसा किया हूं ना, ऐसे ही कीजिए, एक एक नाम है और उसमें एक एक चीजें करते जाना है। तो ये हमने कर लिया। और दूसरा ना, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, दूसरा हम ये बात लिख लेते हैं कि भारतीय संविधान मूलतः भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूलतः कैसा है? एकात्मक है, मूलतः एकात्मक है, जिसमें गौण रूप क्या होता है? मैंने छुपा हुआ थोड़ा गौण रूप से कुछ संघीय विशेषताएं पाई जाती है, गौण रूप से कुछ संघीय
संघीय विशेषताएं, सम फेडरल फीचर्स पाई जाती है, पाई जाती है। इतनी बात आपको जरूर लिखना है ना। और केसी बियर के अगर बुक्स देखें तो केसी बियर में बुक लिखा था फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट 1963 में ये इसकी बुक्स आई थी। तो आप इसका बुक है ये, इतना सा कर लीजिए, केसी बियर खत्म हो गया है। अब दूसरा हम नाम लेते हैं, ऐसा ही बोलता है नॉर्मल डी पामर, नॉर्मल डी पामर, है ना। तो नॉर्मल डी पामर को लेंगे, नॉर्मल डी पामर, MER है ना, नॉर्मल डी पामर। बार बार नॉर्मन डी पामर, नॉर्मन डी पामर न है यहाँ पे, नॉर्मल डी पामर। तो अभी हम लोगों ने एक थिंकर कर लिया है, केसी बियर ने कहा है कि भारतीय संघ क्वासी फेडरल है, भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक है जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय विशेषताएं पाई जाती है ना। और इसमें सीधा आप देखो तो क्या कह रहा है कि मूलतः एकात्मक है, यूनिटरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें क्या पाया जा रहा है, फेडरल सिस्टम। इसलिए हम इसको कंप्लीट फेडरेशन तो नहीं कहेंगे, ये एकदम फेडरल सिस्टम तो नहीं है, क्वासी फेडरल है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब नॉर्मल डी पामर की बात करते हैं, इसने भी ऐसा ही कुछ बोला है, पर इसने ये बोला है कि भारत जो है एक प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संघ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन, ये इसके कहने का ये मतलब है कि भारतीय, इसने, अब देखो, इसने स्टडी किया तो ऐसा पाया, इसने स्टडी किया तो ऐसा पाया, और इसने अपना तर्क क्या दिया, इसने अपना तर्क दिया है नॉर्मल डी पामर ने कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जब संकट आती है, जब आपातकाल जैसा स्थिति आता है, तो उस केस में क्या होता है, जब आपात की स्थिति आती है, आपातकाल या संकट की अवस्था आती है ना, संकट की अवस्था आता है, तो राज्यों पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण हो जाता है, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये उसने इस बात को कह दिया है। तो आप देख रहे हैं, आपको भी ये बात पता है, हमारे देश में जब 352, 356, 360 लगता है ना, तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल आ जाता है। और यहां तक कह दिया गया है कि अगर इमरजेंसी लगता है नेशनल इमरजेंसी में, तो मूल फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, है ना। तो ये खतरनाक है। तो ऐसे में देख रहे हो कि पूरा कंट्रोल आ जा रहा है। अब ये तो हम जान भी रहे हैं, जो 1975 में, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, कैसा हुआ, पूरा इमरजेंसी लग गया, सारे अर्थव्यवस्था, सारे जो हमारे देश का सिस्टम था, है ना, वो अस्त व्यस्त हो गया था, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं छप रहे हैं, इंदिरा गांधी के विचार से सब कुछ हो रहा था, और उसके जो बेटा जी हैं उनके विचार से। तो आप ये देखिए, नॉर्मल डी पामर ने कहा है ना, कि प्रशासनिक संघ है भारत। भारत कैसा है? तो प्रशासनिक संघ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन इसको उसने कह दिया है कि आपात की स्थिति में राज्यों पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अगर उसी की भाषा में मूल रूप से कहें तो हमने क्या नोट किया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था प्रशासनिक संघ है, क्योंकि संकट काल या आपात में केंद्र का राज्यों पे प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? Who described Indian political system, Indian federal system as a administrative federation? तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल डी पामर। अच्छा, आगे नॉर्मल डी पामर है, इसी के जैसा 3 नंबर में हम लेंगे बी आर अंबेडकर। इसको ऊपर लिख लेते हैं, शायद आपको ना दिखे। बी आर अंबेडकर, इसको तो मुझे मिटा देना चाहिए।
ये जो अभी जो तीनों हमने बात लिखा है, ये दो बातें हमने लिख लिया है, नॉर्मन डी पामर और केसी बियर का, तो इन लोगों ने क्या पाया है कि सेंटर जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से अब हम 3 नंबर ले रहे हैं बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका क्या कहना है? इनका कहना है, बी आर अम्बेडकर साहब का कहना है कि हमारे देश का जो संविधान है ये परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, आवश्यकता जैसी पड़ेगी उस तरह से व्यवहार करता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ बढ़िया है, यानी शांति है, इस स्थिति में तो यह संघवाद है, इस स्थिति में तो यह संघात्मक है। देखिएगा, शांति की स्थिति में कैसा है? संघात्मक है। लेकिन जैसे अशांति आ जाएगा, यानी युद्ध आ जाएगा, आपातकाल आ जाएगा, संकट काल आ जाएगा, आपातकाल, कोई संकट आ गया है ना, संकट काल आ गया, कोई युद्ध हो गया, तो ऐसे केस में जो भारत जो है वो एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए, नॉर्मन डी पामर ने जो बात कहा है कि आपातकाल की स्थिति में भारत में राज्यों पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो उसी जैसा मिलता जुलता बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, है ना, नॉर्मल टाइम में भारत में शांति जब रहता है तो संघात्मक है, भारत का जो सिस्टम है, संविधान है, यह सिस्टम है। लेकिन अगर आपात या संकट के लिए युद्ध जैसा स्थिति आ जाता है तो ये एकात्मक हो जाता है। अगर हम देखें तो इसको हमने नोट किया है, आप इनका पूरा इन्हीं के भाषा में आप लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने लिखा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल फेडरल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, माने इन्होंने ही ये बात बोला है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन would be both unitary and federal, unitary as well as federal according to the requirement of time and circumstances। देखिएगा, बस आपको इतना जरूर लिखना है। बी आर अम्बेडकर साहब क्या बोल रहे हैं? बी आर अम्बेडकर साहब क्या बोल रहे हैं? आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू बी रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियां कैसी है, परिस्थितियां पे डिपेंड करेगा कि हमारा देश की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसा है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ ठीक है, शांति है, तब तो ये फेडरल है ना। और लेकिन जैसे आपात आ गया, युद्ध जैसा स्थिति आ गया, संकट की कोई घड़ी आ गई, उस केस में तो ये यूनिटरी हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? डायरेक्ट यही आ जाए स्टेटमेंट, मान लो ऐसे, क्योंकि जो हमने समझा कि बी आर अम्बेडकर ने फेडरल सिस्टम, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, यूनियन जो इंडिया का संविधान है, उसके बारे में क्या कहा है ना, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो हमको यही बात निकल के आ रही है कि शांति है तो फेडरल है, अशांति है, ये युद्ध है, संकट है, तो ये यूनिटरी है, एकात्मक है, यही तो कहा उन्होंने। तो यही मैसेज इसमें है। अब मान लो ऐसा, अभी गूगल का जमाना है, तो कुछ ऐसा करके ला दें तो उसमें से कुछ बातें बदल जाए, लेकिन मीनिंग सेम आएगा, मीनिंग सेम निकलेगा कि उन्होंने यही बात बोला है कि यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। समय जैसा है उसी के जैसा। अब उसमें हो सकता है कि नॉर्मल टाइम कहीं लिख के आ जाए कि नॉर्मल टाइम में ये तो फेडरल है, बट इन सिचुएशन ऑफ वॉर यूनिटरी, तो ऐसा कुछ आए तो मैसेज तो ही निकल रहा है ना। तो भाषा के आधार पे अगर शब्दों के साथ अगर कुछ खेले तो आपको विचलित नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है ना। और अंतर करना आपने सीख लिया है। नॉर्मन डी पामर ने कह दिया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन है, बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि यूनिटरी
as well as federal according to circumstances, according to the time, according to the requirement of time, है ना। जैसी परिस्थितियां होगी, जैसा जरूरत है ना, समय के अनुसार ये डिपेंड करेगा कि हमारे देश में क्या है, किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, फेडरल है या यूनिटरी है, एकात्मक है या संघात्मक है ना, इसको ध्यान रखना है। बाकी आगे और हम चौथे नंबर पे बात करेंगे कि चौथे नंबर पे कौन सा थिंकर आ गए हैं, तो देखिएगा अब हम बात करेंगे आइवर जेनिंग का। आइवर जेनिंग का बात करेंगे, आइवर जेनिंग का बात करेंगे। आइवर जेनिंग की अब बात होगी हमारी। आइवर जेनिंग, इंग्लिश लिख लीजिएगा। ये विदेशी नाम है ना, तो अपने जैसा आप लिखने की कोशिश ना करें तो पता चले कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। आइवर जेनिंग का हम लोग लिख सकते हैं, है ना। आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग्स, इनका क्या कहना है, तो इनका देखिए, आइवर जेनिंग का कहना है केंद्रीकरण की, चलिए एक बार इसको लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। इनका कहना है डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम, डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम describe the Indian federal system as a federation with a strong centralizing tendency, है ना, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसको हिंदी में इसी बात को हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए यहां ये वाला बिंदु आपको ध्यान रखना है, कितना सा बात है। फेडरेशन डिस्क्राइब कैसा किया है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, है ना, केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति वाला संघ, केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति वाला संघ, केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति वाला संघ, या विथ है ना, तो तीव्र प्रवृत्ति के साथ संघ, अब ऐसे भी सोचिए, विथ लगा है इसलिए के साथ, है ना, उसको इंग्लिश को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो देखिएगा आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति के साथ, मतलब भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंट्रलाइज्ड होने का तीव्र प्रवृत्ति है, इस बात को उसने उठाया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सीधा यही आ गया स्टेटमेंट कि हु डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसको किसने बोला है। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आइवर जेनिंग्स ने कह दिया है, आइवर जेनिंग्स ने इस बात को कहा है। आगे हम देखते हैं, अगला है मोरिस जोन्स, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मोरिस जोन्स का इंडिया पर बहुत काम है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर आप लोग लिखेंगे मोरिस जोन्स। हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि एक्चुअल में हम क्या कहें एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। पर अभी हम लोग जो टोटल जो हमने 11 या 12 जो हमने आपको नोट कराना है वो आप जरूर नोट कीजिए। मोरिस जोन्स को देखते हैं, मोरिस जोन्स, एप्पल भी लिखना है आपको, APPLE, एप्पल ही सीधा लिखना है, एप्पल BY, एप्पल बी, तो पॉल H एप्पल बी,
पॉल एच एपल्बी, इनका क्या मानना है? ये कहते हैं अत्यंत संघवाद, है ना, अत्यंत संघवाद, है ना। भारत जो है ये अत्यंत संघ है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं। ये कहते हैं कि भारतीय संघ, अगर इनका पूरा स्टेटमेंट लिख लेते, चलिए, इन्होंने ऐसा बोला कि भारतीय संघ अत्यंत संघीय है। भारतीय संघ अत्यंत संघीय, ये अत्यंत संघीय क्या है? एक्सट्रीम फेडरल, है ना, एक्सट्रीम फेडरल। तो इसको आपको नोट करना है, एक्सट्रीम फेडरल, एक्सट्रीमली फेडरल। तो किसने कह दिया है कि भारतीय जो संघ है वो एक्सट्रीमली फेडरल है? वो डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ एक्सट्रीमली फेडरल, अत्यंत संघीय। और इनका बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन्होंने बुक लिख दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये इनका बुक हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इनको क्या कहा जाता है? कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, फादर ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया भाई? फादर हो गए इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं। अच्छा देखो, ये एक्सट्रीमली फेडरल बता रहे हैं, शुरू की बात कह रहे हैं ये, है ना। इनका घटना ऐसा है कि पॉल एच एपल्बी जो है, नेहरू जी ने इनको बुलाया था। किस लिए बुलाया था? जब अंग्रेज चले गए, यहां देश आजाद हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि कैसे किया जाए, क्या सुधार किया जा सकता है, तो इनको बुलाया गया था। ये जानकार थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, है ना, तो इनको बुलाया गया था, इन्होंने बहुत कुछ बताया, इसलिए इनको फादर कहा जाता है। तो ये तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। दूसरी बात, उन्होंने जब बता दिया तो देखो उसी समय अंतराल को बहुत सारे लोगों ने सेंट्रलाइजेशन की बात किया है कि नेहरू जी, और उसमें प्लानिंग कमीशन ऐसे करके कि कोई मुख्यमंत्री बोल नहीं रहा उनके सामने, तो कुछ लोगों ने तो सेंट्रलाइजेशन की भी बात किया है। लेकिन ये बोल रहे एक्सट्रीमली फेडरल, याद कैसे रहेगा? पॉल एच एपल्बी को नेहरू जी ने बुलाया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अभी अच्छा आके बताओ बता दिए, फिर चले गए। इनके मन में ये होगा, अरे फिर जाना है, काम मिलेगा, है ना, पैसा वैसा मिलेगा, फिर दोबारा जाएंगे। तो अगर हम ऐसा कुछ बोल देंगे नेहरू जी के विरोध में, क्योंकि नेहरू जी संघवादी अपने आप को कहते हैं, है ना, उदारवादी अपने आप को, उनको अच्छा लगता है, हम सबको पता है कि लिबरल हैं वो। तो अगर उस समय कह देते पॉल एच एपल्बी कि ये तो फेडरेशन नहीं है, अरे फेडरेशन नहीं है, तो नेहरू जी कहते भगाओ इसको, है ना। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, एक्सट्रीमली फेडरल बोला है किसने? पॉल एच एपल्बी, एपल बी, APPLEBY, एपल्बी। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, भारतीय संघ कैसा है? अत्यंत संघीय है। तो हमने देख लिया है, याद करते हैं, क्वासी फेडरल कैसिवियर, है ना। मॉरिस जोन्स का क्या है? बार्गेनिंग फेडरेशन। पॉल एच एपल्बी का क्या कहना है? एक्सट्रीमली फेडरल। अब चलिए, अब हम 7वां नंबर पे जाते हैं, और 7वां नंबर पे जाने के लिए हमें बोर्ड को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, और हम लेके आएंगे के संथानम को। जो 7 नंबर के हमारे थिंकर हैं, इनका नाम है के संथानम। के संथानम का क्या कहना है, इसके बारे में सोचिए। के संथानम कहते हैं कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, ये क्या है? पारामाउंट फेडरेशन है। ये पारामाउंट फेडरेशन क्या होता है? इसके लिए हमें एक बात जानना होगा, पारामाउंट बोले या पैरामाउंट या पेरामाउंट, है ना। इसके लिए हमको जानना होगा पेरामाउंट सी, सर्वोच्चता, पेरामाउंट सी। ये जो शब्द है ना, पेरामाउंट सी, ये स्पेशली यूज होता है किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। और ऐसा है कि हमारे देश में जो देसी रियासतें थे, आपको पता है, उनके ऊपर
ब्रिटिश का पैरामाउंटसी था, है ना। आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, आप ऐसे समझिए कि जो ब्रिटिश ने जिन देशों को गुलाम बनाया था, कॉलोनी बना लिया था, तो उनको अंदर में कुछ स्वतंत्रता थी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन विदेशी मामला, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, व्यवस्था ऐसी है कि वो ब्रिटेन के कॉलोनी है, उपनिवेश है, ब्रिटेन ने उनको गुलाम बना लिया है, तो फॉरेन जो बात होगा, विदेशी, उस पर आक्रमण, युद्ध, ये सब की जो बात होगी, वो सब किसके हाथ में है? ब्रिटेन के हाथ में है। और इस व्यवस्था को बोला जाता है पैरामाउंटसी। तो हमारे देश में जो देशी रियासतें थी, उनपे भी ब्रिटेन का पैरामाउंटसी था। कैसे? हमारे देश के जो देशी रियासतें थे 565, कुछ किताबों में 562, तो ये जो 565 जो देशी रियासतें थे, उनपे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैरामाउंटसी था। ऐसा स्थिति आ गया था कि ये जो देशी रियासतें हैं वो एक दूसरे से लड़ भी नहीं सकते बिना ब्रिटिश की अनुमति से। वो जो क्राउन होता था, उनसे उनको पूछना पड़ता था, अंदर में जो करना वो करिए, लेकिन कोई युद्ध करना है, कोई मैत्री संधि करना है या किसी प्रकार की संधि करना है, युद्ध, तो आप ये नहीं कर सकते, उसके लिए पहले अनुमति लेना पड़ता था। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश राजा की या रानी की दासता स्वीकार कर ली थी, है ना। इसको बोलते हैं पैरामाउंटसी, ठीक है। तो ये जो के संथानम साहब हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो भारत है, इसमें जो फेडरल सिस्टम है वो पैरामाउंट फेडरेशन है, क्योंकि जो सेंटर है, ये सेंटर बाकी जो नीचे की जो स्टेट्स हैं, वो इनके पैरामाउंट यानी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिए, है ना। आप इसको कोऑर्डिनेट माने संबंध कर लीजिएगा, इसके संदर्भ में उन्होंने बात किया है। तो पैरामाउंटसी ब्रिटेन के संदर्भ में बात होती है। अच्छा, एक कॉमनवेल्थ का भी आपने नाम सुना है, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल, उसमें 54 देश हैं। तो एक तो ब्रिटेन ही है, और एक ब्रिटेन, तो बाकी कौन हो गए? बाकी 53। तो ये जो 53 देश थे, अभी कॉमनवेल्थ में जो 54 है, जिसमें से 53 और प्लस ब्रिटेन, तो 53 कौन है? जिनको ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। तो इन्हीं लोगों को मिला करके राष्ट्रमंडल एक कॉमनवेल्थ बनाया गया है ना। तो इसमें जितने ये 53 के 53 देश थे, उन देशों पे ब्रिटेन का पैरामाउंटसी था, है ना। इन लोगों ने दास्ता स्वीकार कर ली थी और धीरे धीरे ऐसा हुआ और आजाद हो गए। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखें कि के संथानम ने कह दिया है, भारत के जो फेडरल सिस्टम है उसको उसने कह दिया है कि ये है फेडरेशन, पैरामाउंट फेडरेशन। हिंदी में इसका बहुत सारा नाम है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। परमोच्च, सर्वोच्च, सर्वोपरि संघवाद, ऐसा अलग अलग नाम है इसका, पर घबराना नहीं है ना, घबराना एकदम नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नाम इंग्लिश में ही एक बार याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा ना, इस तरह से भी लिख के आ जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे पैरामाउंट, ऐसे लिख के आ जाएगा, पैरामाउंट फेडरेशन। तो इसको ध्यान रखना है, पैरामाउंट फेडरेशन, सीधा ही पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा है? के संथानम में। अब हम लोग अगला बात लेंगे, 8वां नंबर लेके आएंगे, है ना, चार्ल्स टार्लटन को लेके आएंगे। ये यूएस के हैं, चार्ल्स टार्लटन, होपफुली मैं सही लिख दिया हूं। चार्ल्स टार्लटन, TARLTON, चार्ल्स टार्लटन, ये यूएस के हैं, यूएस के थिंकर हैं चार्ल्स टार्लटन, तो आप इनको ऐसे लिख भी सकते हैं। तो चार्ल्स टार्लटन ने क्या बोला है? ये कहा है कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो विषम संघ है ना, घबराइए नहीं, अब चर्चा होगा। विषम संघ है ना, एसिमेट्रिक फेडरेशन, विषम संघ, एसिमेट्रिक फेडरेशन, भारतीय संघवाद विषम संघवाद है, ऐसा उन्होंने बोला है। एसिमेट्रिक फेडरेशन, ये एसिमेट्रिक फेडरेशन क्या होता है? ये एसिमेट्रिक फेडरेशन क्या होता है? एसिमेट्रिक फेडरेशन
तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको सिमेट्रिक फेडरेशन समझ ना आए, यानी समसंघवाद, समसंघवाद, समसंघवाद। और समसंघवाद यूएसए को मानते हैं ये कि हम तो समसंघवाद हैं, और विषम संघवाद एसिमेट्रिक फेडरेशन। अब इसका क्या क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो देखिएगा, विषम संघवाद उसको बोलते हैं, या विषम संघ उसको बोलते हैं जो विषम और सम, है ना। पहले सम समझते हैं कि सम संघवाद उसको कहेंगे, सम संघ उसको बोलेंगे, सिमेट्रिक फेडरेशन उसको बोलेंगे जहां पे सेंटर के नीचे जो भी स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स जो हैं, सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो इक्वल रहे, इक्वल इन पावर, सबको समान अधिकार मिला है, सबको समान शक्तियां दी गई है, सबको समान पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसा बात हुआ, जब हम आपको चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि भारत में जो बाइकैमरल सिस्टम है और उसमें जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें यूपी का प्रतिनिधित्व 31 है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर्स हैं उधर के बहुत सारे स्टेट्स, गोवा आपको मैंने बताया था, ये सारे जो स्टेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कितना है, ओनली 1। गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो जा रहा है एक व्यक्ति बस। और यूपी की चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो यहां से 31 लोग जा रहे हैं राज्यसभा में, अपर हाउस में। तो देख रहे हो, पावर बैलेंस अलग है। दूसरी बात, 370 याद कीजिए, 370 याद कीजिए। 370 क्या था, पहले ये 2019 में ही खत्म हुआ है ना, तो 2019 से पहले तो भारत विषम संघवाद है, स्पष्ट दिखता था, है ना। 2019 से पहले स्पष्ट दिखता था, है ना। अब अगर 2019 में 370 35 से ये सब हट गया तो क्या भारत सिमेट्रिक हो गया? ऐसा नहीं है। अभी भी असिमेट्रिक बनाने के लिए, विषम संघ बनाने के लिए कई प्रावधान है। अब देखिए, आप 371 देखिए, 371 में क्या है, उसमें भी जो बॉर्डर एरियाज के जो स्टेट्स हैं उसको अलग अलग प्रकार की बातें दी गई है ना। उसमें ए से जेड तक ले जो भी आर्टिकल्स हैं सब में अलग अलग बातें हैं। यानी हमारे देश में जो राज्य हैं उनको सबको एक जैसा अधिकार नहीं है, हर राज्य को कुछ अलग अलग मात्रा में अधिकार दिया गया है ना। जम्मू कश्मीर को पहले ज्यादा ही दिया गया था, वो तो अलग से संविधान रख सकता था, ऐसा अधिकार उसको था, तो उसको ज्यादा पावर था, है ना। आगे देखें, अगर हम शेड्यूल की बात करें, अनुसूचियां की बात करें, तो 5वीं अनुसूची देखिए, 5वीं अनुसूची देखिए, 5th और 6th जो शेड्यूल है उसमें भी है ना कुछ राज्यों के लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि भारत जो है एक विषम संघ है। लेकिन अगर हम यूएसए के लिए बात करें तो सभी राज्यों को शुरू में तो 13 थे, 13 ने मिलकर के फेडरेशन बनाया, अभी तो कितना हो गए हैं 50। तो 50 के 50 का समान अधिकार है। अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन उनका है उसमें भी 2-2 लोग ही जाते हैं, छोटा हो 12 हो जनसंख्या, ज्यादा हो कम, उससे मतलब नहीं, 2 लोग जाएंगे बस। तो सीनेट में कितने लोग, 100 लोग, क्योंकि 50 राज्य 2-2 लोग जा रहे हैं तो 100 लोग जाएंगे वहां। लेकिन राज्यसभा में अपना ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग राज्यों का विभिन्न आर्टिकल्स के माध्यम से अलग अलग शक्तियां दे दी गई है, अलग अलग अधिकार उसको दे दिए गए हैं, शेड्यूल के द्वारा अलग अलग अधिकार दे दिए गए हैं, 5th और 6th शेड्यूल के द्वारा। तो ये सब जब हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ जो अलग अलग स्टेट्स हैं अलग अलग पावर है उनका, इसलिए विषम हो गया, है ना। तो असिमेट्रिक फेडरेशन। तो अगर हम चार्ल्स टार्लटन की भाषा में अगर सोचें या उनके नजर में देखें तो दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो कि असिमेट्रिक है, तो आपको पता है भारत जैसा कौन है, कनाडा। तो कनाडा को ये कह देंगे और भारत को कहेंगे असिमेट्रिक। लेकिन अगर हम लेके आ जाएं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो इसको ये क्या कह देंगे, सिमेट्रिक फेडरेशन। तो आपको याद कितना रखना है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि भारतीय शासन व्यवस्था को किसने असिमेट्रिक फेडरेशन कहा है, तो चार्ल्स टार्लटन, है ना, चार्ल्स टार्लटन ने इस बात को कह दिया। अब हम 9 नंबर का देखेंगे, और 9 नंबर देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है तो मैं ये पूरा मिटा देता हूं।
अब हम 9 नंबर का थिंकर लेके आएंगे। 9 नंबर पे ग्रेनविल ऑस्टिन। और ग्रेनविल ऑस्टिन के पुस्तक किसको याद है? अगर याद है तो जल्दी से बताओ कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या, बोलो बोलो, बोलने वाले हो आप? थोड़ा सा साउंड आके रह गया ना बोला नहीं कोई, चलो कोई नहीं। अब ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में लिखिए, पहले नोट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बिंदा है ना, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, स्टोन ऑफ अ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद रखना ही है। और इसने दो बातें इन्होंने कह दिया है, तो आप इसको नोट कीजिए। डिस्क्राइब द इंडियन फेडरेशन या इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ कोऑपरेटिव फेडरेशन। फेडरेशन है फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म याद रखिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हिंदी में बोलेंगे सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। और इन्होंने ही और एक बात कह दिया है, एमिकेबल, है ना, एमिकेबल यूनियन। तो एमिकेबल यूनियन ये भी आप नोट कर लीजिए। एमिकेबल यूनियन, एमिकेबल यूनियन। एमिकेबल यूनियन, और एमिकेबल यूनियन किस संदर्भ में है यहां पे आपको नोट करना है, मैं बोल देता हूं। संविधान सभा ने चयन और समायोजन की कला को दर्शाते हुए सर्वसहमति पे आधारित निर्णय के माध्यम से एक सुखद संघ एमिकेबल यूनियन का निर्माण किया है। सुखद संघ का निर्माण किया है, एमिकेबल यूनियन। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन के ये बातें आपको एकदम याद रखनी है। बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम एज कोऑपरेटिव फेडरेशन, सहकारी संघवाद, और एमिकेबल यूनियन सुखद संघ। और सुखद संघ किस संदर्भ में है? समायोजन की कला है इन लोगों के पास। और इस पर हम चर्चा बेशक पहले ही कर चुके हैं कि सहकारी संघ किसको बोलते हैं। देखिए, एक होता है सहयोगात्मक संघ या सहयोगी संघ, और एक होता है सहकारी संघ। तो सहयोगी संघ में क्या होता है कि ऐसा स्थितियां रहती है कि हमको सहयोग करना पड़ेगा तभी जाके काम हो पाएगा, हमारा भी कल्याण होगा, दूसरे मतलब अपने हित को साधने के लिए आपको सहयोग करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सहयोगी संघ, है ना। लेकिन ये जो सहकारी संघ होता है उनमें इसमें थोड़ा भाईचारा बंधुत्व जैसा है कि हम मिलजुल के कर रहे हैं, किसी को कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं है ना, कोई किसी से मन मुटाव नहीं है, अपना हित साधने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसा होता है ना। ये अच्छा है। सुखद संघ जब होता है तो उसको हम सहकारी संघ बोलते हैं। और सुखद संघ, ये सहकारी संघ किसको बोलते हैं? जब एक दूसरे को सहयोग के रूप में काम करते हैं। और ऐसे समझिए कि ये जो है ना, क्षैतिज सोचिए, सेंटर भी यहीं पे है और अलग अलग स्टेट्स है ना, ये इस भूमिका में है ना, कोई किसी से बड़ा नहीं है, एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल के काम कर रहे हैं, देश में जो भी व्यवस्थाएं अच्छा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सहकारी, है ना, इसको बोलेंगे कोऑपरेटिव। कोई किसी को कम नहीं समझ रहा। लेकिन जब वर्टिकल आ जाएगा तो सेंटर जो है मजबूत स्थिति में है और नीचे वाले जो हैं वो कमजोर स्थिति में है, लेकिन अपने हित को साधने के लिए वो सहयोग करते हैं। और सेंटर जो है उसका भी काम नहीं चल रहा है इन लोगों के बिना, तो वो साथ में लेके चल रहा है ना, इसके बिना काम चल नहीं पाएगा, साथ लेके नहीं चलेंगे, तो ऐसा स्थिति है। ये वर्टिकल रिलेशन यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं सहयोगी संघवाद। ठीक है, तो ये गठबंधन की स्थिति है जिसको मॉरिस जॉनसन ने बार्गेनिंग फेडरेशन बोला है। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसको सहकारी संघवाद बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा थिंकर है, विदेशी थिंकर है, देख लो, ग्रेनविल ऑस्टिन नाम से ही आपको लग रहा होगा, तो ये जो कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने भारतीय संविधान को बड़ा अच्छा रूप में जिसको हम लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं, इस रूप में उसने बताया है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन नहीं है।
जो कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में और जो भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ है वो कॉपी पेस्ट नहीं है। इसने खुद जवाब दिया है इस बुक में। इसने ऐसा कहा है कि सर्वसहमति से अच्छे अच्छे बातें बताए हैं हमारे संविधान के बारे में, संविधान सभा ने किस प्रकार से वो काम कर रही थी, सब के बारे में उसने बताया है। और उसका ये मानना है, उसने ये इस प्रकार से लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के पास है ना समायोजन की कला थी। उन लोगों ने जो भी कुछ प्राप्त किया उसको अपने परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला है, और कोई भी निर्णय लिया है तो ये नहीं कि चलो हम लोकतंत्र वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, खंभा छूने की प्रवृत्ति, जो आगे निकल जाएगा उसका बात माना जाएगा, है ना। इधर 100 लोग हैं तो इधर हो गए 51, इधर हो गए 49, ऐसा नहीं। 100 के 100 एक साथ कि हाँ ये बात होगी। अगर कोई कमियां हैं तो उसमें मॉडिफाई करेंगे। जब तक सब एक साथ नहीं मिलेंगे, सबकी जब तक सर्वसहमति नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वोटिंग जो है ना, हमारे संविधान सभा ने वोटिंग बहुत कुछ ही स्थितियों में कराया है, कुछ ही स्थितियों में, नहीं तो वोटिंग को ये टाल के चल रहे हैं। और एक चीज इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बता देता हूं कि हमारे संविधान सभा में एक कौन सा विषय था जिसपे लोगों में मतभेद था ही नहीं, है ना, कि क्या करना है। वो आया बिल तो हाँ ठीक है, ये उसमें कोई मतभेद नहीं था। तो सबसे कम विवाद से वो बात को स्वीकार किया गया, वो है वयस्क माता अधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था, है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अब यहां पे आपको थोड़ा सा दर्द हो गया होगा कि सर आप तो बड़ा कुछ बता दिए, ये तो ओवरलोड हो रहा है, और अब भारतीय संघीय व्यवस्था को कहें क्या, संकट तो ये आ गया। अब हम अपने मौलिक विचार नहीं बना पा रहे हैं कि एक्चुअल में संघीय व्यवस्था को अब क्या कहा जाए। केसी वियर को लेके आया जाए, मोरिस जोन्स को लेके आया जाए, पॉल एपलवी को लेके आया जाए, के संथानम को सुना जाए, किसको सुन के क्या अपना विचार क्या दिया जाए। तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अभी जो थिंकर आ गया है 10वां नंबर का थिंकर, ये थिंकर ने इस सवाल का जवाब दे दिया है और आपको इसी के पक्ष में जाना है, इसी के पक्ष में जाना है। और इस थिंकर का नाम है एम.बी. पाइली, है ना, एम.बी. पाइली, एम.बी. पाइली, एम.बी. पाइली। एम.बी. पाइली जो है, ये जो हैं वो इंडियन स्कॉलर है, एजुकेशनिस्ट हैं, और इनका कहना है एम.बी. पाइली का, एम.बी. पाइली का ये कहना है, अब सीधा ही याद रखिए लाइन, भारत के संविधान का ढांचा, है ना, भारत के संविधान का ढांचा, ढांचा, ढांचा संघात्मक है। भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक, पर आत्मा यानी सोल, आत्मा एकात्मक है। आत्मा क्या है भाई, एकात्मक है। एकदम बढ़िया लाइन आ गया है और सारे संकट का निवारण है ये। इसके इससे अच्छा आप कुछ सोचिए ही नहीं, है ना। अगर सोच सकते अच्छी बात है, आप मौलिक विचार बनाएं। भारत के संविधान का जो ढांचा है, जो शरीर है ना, शरीर से तुलना करें, जो शरीर है वो तो संघात्मक है। कोई इसके जो इसका जो ढांचा है, जो बनावट है, आपको इसमें नहीं दिखेगा कि संघात्मक नहीं है। फेडरल तो पक्का है, लेकिन जो इसकी आत्मा है, जो सोल है, वो जो आत्मा है ना, वो एकात्मक है ना। तो ये दोनों को मिला लिया गया है। बी आर अम्बेडकर ने तो ऐसे, चलो उन्होंने कहा दिया कि संकट काल, ऐसी स्थिति, ऐसे उन्होंने बता दिया है, शांति अशांति युद्ध, ये सबको मिला करके। लेकिन इसने सीधा बोल दिया है कि भारतीय जो संविधान है उसका जो ढांचा है वो तो सरसंघात्मक है, फेडरल पक्का है, लेकिन जो उसको आत्मा में अंदर से अगर झांक के कुछ देखा जाए तो उसमें पता चलता है कि एकात्मक व्यवस्था है। और जब ये देखो, ये सब चीजें मैं अभी क्यों बता रहा, इससे पहले मैं आपको क्यों यूनिटरी फीचर्स क्यों पढ़ाया था, ये बात आपको अब खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ, क्योंकि 14-15 पॉइंट्स हमने नोट किया था भारत में यूनिटरी फीचर्स का, एकात्मक व्यवस्था है भारत में, क्या क्या प्रमाण है, तो हमने आपको 14-15 पॉइंट्स नोट कराए थे। और भारत में संघीय व्यवस्था है, इसके लिए हमने आपको 7 पॉइंट नोट कराए थे, है कि नहीं। और संघीय व्यवस्था के लिए तो 5 पॉइंट ही काफी होता है ना। तो जो हमारी पिछली क्लास में चर्चा हुई थी उसमें शुरू के जो 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट मिल जाए तो समझो कि संघीय व्यवस्था है। बाकी हमने 6ठा और 7वां पॉइंट भी आपको चर्चा किया था, है ना, ड्यूअल सिटीजनशिप, है ना, बाई कैमरल और ड्यूअल सिटीजनशिप की भी चर्चा हुई थी। लेकिन हमारे में तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, तो क्या भारत को संघीय नहीं कहेंगे,
कहेंगे भाई, तो इसलिए ड्यूअल सिटीजनशिप को तो भारत वाले तो खारिज कर देंगे ना, कि संघात्मक का लक्षण ज्यादा जरूरी नहीं है। तो 5 जो है वो हर कोई स्वीकार करता है, ऊपर का जो 5 है वो तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, है ना। सिविल सर्विस की क्लासेस में ये 5 बिंदु पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो मैं आपको पहले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था कि क्या भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना कर दिया था, क्या वैसा प्रावधान था कि स्थापना कर दिया था, तो एकदम कर दिया था। तो उस पक्ष में हमने ये पांचों जो शुरू के 5 बिंदु था वो, और 1935 के जो व्यवस्थाएं अलग अलग जो फीचर्स था उसका वो, उसमें से इंपॉर्टेंट बातें और उसका तुलनात्मक, है ना, दृष्टि अपना करके हमने बोला था कि हाँ ये व्यवस्था हो गई थी, स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था। तो 5 बिंदु आपको, तो अब हमने जो फेडरल फीचर्स है और यूनिटी फीचर्स है दोनों को समझ लिया है, तो अब बड़ा आसानी से हो जा रहा है कि इससे तो कोई किसी को दुख नहीं होगा कि हाँ भारत के संविधान में दोनों चीजें दिखता है, संघात्मक तो पक्का ही है, लेकिन अगर आत्मा में देखा जाए तो उसका एकात्मक बात आता है। तो हमारे संविधान के लिए इससे अच्छा अब तक हम लोगों ने नहीं ढूंढ पाया है, किसी थिंकर ने नहीं बोला है, तो इसको आप अपना सकते हैं। आप देखे होंगे, कभी भी आपने पढ़ा भी होगा, अभी तो बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये आता है, अगर स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान की विशेषता ही लिखना होता है तो हम क्या विशेषता लिखते हैं, ये विशेषता लिखते हैं उसमें कि भारतीय संविधान कैसा है, तो हम ये जरूर लिखते हैं कि भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है ना, पर आत्मा एकात्मक है। और अब आप जब इस प्रकार के कभी भी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे तो कोट कर देंगे, यहाँ पे कोट कर देंगे, क्या कोट करेंगे, एमबी पायली ने इस बात को कहा है, ठीक है। आगे देखिए, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि एक्चुअल में हम क्या विचार बनाए, तो राजेंद्र प्रसाद को लाते हैं, है ना, ये होपफुली 10वां था, तो 11 नंबर पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तो आपको कोई संकट नहीं रहेगा, एमबी पायली ने आपके बहुत सारे संकट दूर कर दिया है, पर कुछ लोग होते हैं नहीं ऐसे कैसे तो राजेंद्र प्रसाद को लाते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने यह बात बोल दिया है कि भारतीय संविधान को, ऐसे उन्होंने बोला कि चाहे आप भारतीय संविधान को संघात्मक माने, एकात्मक माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक यह हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, जब तक उद्देश्यों को पूरा कर रहा है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो मानना है वो मानो, है ना, जो मानना है वो मानो, हमारे उद्देश्य पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर उनकी भाषा में आप लिखना ही चाहते हैं तो मैं हिंदी में बोल देता हूं, चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान कहें, शुरू से सुनिएगा, चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, जो नाम से आपको पुकारना है पुकार लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है। बस संविधान बनाया किस लिए गया है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, है ना। हम इस देश की जनता को ग्रोथ दिलाने के लिए, जो भी हमारा जो प्रीएम्बल्स में जो थीम रखा गया है उसकी प्राप्ति के लिए, तो हमारे जो उद्देश्य हैं ये संविधान जब तक हमारा प्राप्त करा रहा है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो बोलना है आप बोल लीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सारे पीड़ा का दुख का निवारण कर दिया है कि आपको अब जो बोलना है, अब जो बोलना है वो बोलिए, और नीचे ये बात लिख दीजिएगा, है ना, कि आप जो बोलना है बोलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था, हो जाएगा काम, है ना। तो हमने अभी जो 11 थिंकर को देखा है, इसमें से अब सर हर हाल में याद किसको किसको रखना है, तो देखो मैं तो कहूंगा कि इतना मेहनत से अगर मैं आपको पढ़ा दिया तो आपको याद रखना चाहिए, है ना, नहीं तो गलत बात है, तो इतना तो आपको याद रखना चाहिए। लेकिन कौन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने स्टडी के दौरान मैंने पाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली भी बात टेक्स्ट बुक वगैरह से रिलेटेड करके दिया हुआ है, तो कई क्वेश्चन उन लोगों ने सेट किया है, तो एसएससी वगैरह वो लोग का तो नेट जेआरएफ ऐसा बहुत कुछ है नहीं अभी तक के फिलहाल जो ट्रेंड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से चीज आती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, इस टाइप के स्टेटमेंट, तो याद रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप याद कर लें, केसी बियर को तो एकदम ना भूलना है, केसी बियर को तो हर हाल में याद रखना है, मॉरिस जोन्स को एकदम ना भूलना है, मॉरिस जोन्स को याद रखना हर हाल में, केसी बियर हो गए, मॉरिस जोन्स हो गए, है ना, पायली साहब यहां हमने जो लिखा था पायली साहब को याद रखिए, और एक और थे जो एपल बी जो नेहरू जी के शासनकाल में आए थे और उनको भारत का
फादर कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उनकी बातें को आप याद रखिए। बाकी कुछ लोगों का भूलेंगे तो चलेगा, पर सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ग्रेन्यूल ऑस्टिन की, तो पूरी बातें आपको याद रखनी होगी। और हम आपसे यही कहेंगे, पूरे कंटिन्यू ग्रुप आपसे निवेदन करता है कि आप ये सारे बिंदु हमेशा याद रखें। आप अभी जो जीवन में आगे आप बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम आप देंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपके लाइफ में इसमें से बस इतना ही टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। तो आप अपने लाइफ में ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, फट दे आपका जवाब निकलना चाहिए बुलेट की तरह। तो इसके लिए आप तैयार होइए। ये सारा टॉपिक 11 तो है, 11 बिंदु आपको एकदम याद कर लेना है। अब आप समझ लिए हैं, है ना। एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, बार बार कहने से चीजें याद हो जाती है। केसी वियर, आप मन में दोहराइए। केसी वियर ने क्या बोला? केसी वियर ने क्या बोला? केसी वियर ने कहा है कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो क्वासी फेडरल है। मोरिस जॉनसन ने क्या बोला? ये बार्गेनिंग फेडरेशन है। मोरिस जॉनसन ने क्या बोला? बार्गेनिंग फेडरेशन है। एपल्वी साहब ने क्या बोला? एक्सट्रीमली फेडरेशन, है ना, एपल्वी तो एक्सट्रीमली फेडरेशन। पायली साहब ने क्या बोला? भारत के संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक है सर, पर इसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है ना, यूनिटरी है, सॉल जो यूनिटरी है। राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोल दिया है कि चाहे जो कहना है कह लो, संघात्मक मानना संघात्मक मानो, एकात्मक मानना एकात्मक मानो, जब तक उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मानोगे। अंबेडकर साहब ने क्या बोला? कहा कि संकट जब तक है तब तक तो यूनिटरी है, एकात्मक व्यवस्था है, और सब कुछ शांति है, नॉर्मल कंडीशन है तो संघात्मक है ना। नॉर्मल डी पामर को हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा कि उसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन, प्रशासनिक संघ की संकट काल में जो केंद्र है उनका नियंत्रण हो जाता है राज्यों पे, प्रशासनिक नियंत्रण, तो इसलिए उसने इस प्रकार से बातें बोल दिया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन को याद करें तो कोऑपरेटिव फेडरेशन कह दिया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एमिकेबल यूनियन शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, मैं आपको दोहरा भी दिया, होपफुली आपको ये याद रहेगा। और हमारी क्लास का टाइमिंग भी हो गई है, तो आपको अभी कोई भी अगर प्रश्न है तो आप भले अभी पूछ सकते हैं, बाकी अगर नहीं होगा तो हम अगले क्लास में आपसे चर्चाएं करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। ओके ओके गुड। चलिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट आप जरूर कीजिए कि क्या इतना सारा डेटा आपको कभी मिला था एक जगह पे, है ना। मैंने बहुत मेहनत करके ये चीजें निकाला है, कई बुक्स को मैंने फॉलो किया है लाइब्रेरी में बैठ के। तो आप एक अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।